वहीं विधानसभा की कार्यवाही बुधवार सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है और विधानसभा में कई यहां पर मुद्दे गूंजे। खुले में नमाज सहित कई मुद्दे उठे हैं। इस दौरान खाद की कमी का मुद्दा भी सदन में गरमाया रहा और विपक्ष सरकार को जमकर घेरता इस बार नजर आया। वहीं संबंधित मंत्रियों ने विपक्ष के एक एक सवालों का जवाब दिया। कई मुद्दे सदन में गूंजे और स्वायत्त संस्था पर जो काम करते हैं, जब उनके माध्यम से उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष आएगा तो एजेंसी पकड़ेगी और जब एजेंसी पकड़ेगी उसको सुराग मिलेगा तो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। हमको ये पता कि एक उप सचिव ने एक गड़बड़ की है डिप्टी सेक्रेटरी ने, और डिप्टी सेक्रेटरी कोई गड़बड़ कर रहा हो पकड़ा गया है। उस ट्रेल में अगर कहीं ऊपर जाता नजर आएगा तो निश्चित रूप से जिसके ऊपर भी उंगली उठेगी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी, दोषी पकड़ा जाएगा, उसको सजा भी मिलेगी। पावर तो आखिर हमने जहां सप्लाई करनी है पूरी पावर सप्लाई करनी है और जो चीज मार्केट में अवेलेबल है, जिस रेट पर अवेलेबल है उस रेट पर ली जाती है। क्योंकि हमारे पास अगर कोई कंस्ट्रेंट ऐसा आ गया जिसके कारण से अपनी प्रोडक्शन नहीं रही, जैसा बताया मंत्री जी ने कि पानी भर गया माइंस में, उस समय कोयला कम हो गया और कोयला नहीं आ पाया, कोई प्लांट भी बंद है, बाकी हमारी और जो सप्लाई है चाहे वो थर्मल की है चाहे वो हाइड्रो की है वो उसमें कंप्लीट पूरी नहीं हो पा रही है। तो सप्लाई पूरा करने के लिए बाजार में उपलब्ध बिजली 24 घंटे मिलती है, जिस रेट से मिलेगी उस रेट से मिलके हरियाणा की जनता को जरूर बिजली देंगे। एक मैपिंग कराई जा रही है कि पहले वाले जितने भी ऐसे स्टेडियम बने हुए हैं वो और नए कहाँ का बनाने चाहिए, क्योंकि ऑन डिमांड स्टेडियम बनाने का अर्थ इसलिए नहीं है कि स्टेडियम तो बन जाते हैं, बाद में उनका रखरखाव हम देखते हैं। पहले सैकड़ों स्टेडियम बने हुए हैं और बल्कि इस बार पहली बार हमने पिछले 5 साल में 12.5 करोड़ रुपया उन स्टेडियम्स के मुरम्मत पर, उनके रखरखाव पर लगाया है। इस बजट को हम और बढ़ाएंगे, लेकिन नए स्टेडियम वहीं बनेंगे जहां आसपास स्टेडियम नहीं है। मैपिंग कराई जा रही है, उस मैपिंग में अगर आपके स्थान, अगर आपके पास जमीन है और आपका स्थान उचित बैठेगा तो बनवा दिया जाएगा। वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में विपक्ष ने खाद के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने क्या कुछ कहा और इनेलो के विधायक अभय चौटाला ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा के सत्र का तीसरा दिन आज रहा और विपक्ष ने खाद के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। विपक्ष का कहना है कि खाद की कमी के चलते, यूरिया खाद की कमी के चलते किसान जो हैं प्रदेश में वो काफी यहाँ पर रोष में भी हैं और काफी परेशान भी हैं। क्या कुछ कहा विपक्ष के नेताओं ने, आपको सुनाते हैं। के अंदर 5 बजे से लाइनें लगी हुई हैं, मारामारी हो रही है, आज सुबह लग रही है, अभी सारा का सारा आ रहा है और ये मंत्री जी कहते हैं ये सारी झूठ बात है। अब ये बताओ, जब ये ऐसी बातों को ये झूठ बोल देते हैं तो आगे क्या पूछेंगे हम इनसे। हर तरह से किसान को ऐसा हाल कर दिया है, धरती पुत्र को, उसको जमीन में लिटा दिया है। उसका जो है अध्यक्ष जी ये कहते हैं काला बाजारी। आपको मैं बताती हूँ, डीएपी का जो 50 किलो का जो कट्टा है वो 1200 रुपए में बिक रहा है, सच्चाई यही है। और जो 1200 रुपए का जो एमआरपी की जगह थी वो 1500 रुपए का प्रति थैला ये बट रहा है जो यूरिया का है। आपने जो बात कही कि खाद की कोई कमी नहीं है, मैं भी ये बात मानता हूं कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन सोसाइटियों में खाद नहीं है। खाद बाजार में उपलब्ध है, ब्लैक में उपलब्ध है। जो खाद सोसाइटी में मिलनी चाहिए वो आज बाजार से किसान 100 रुपए से लेकर के 300 रुपए पर बैग के ज्यादा देकर के लेकर के आ रहा है। जो सोसाइटी में खाद दी जाती है उसमें भी किसान के साथ एक जबरदस्ती की जा रही है। वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने डीएपी के खाद को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। यूरिया उपलब्ध कराए जा रहे हैं और एक समस्या जरूर देखने में आती है कि कहीं कहीं लाइन आती है, सोशल मीडिया पे, टीवी पे दिखाते हैं, हर रोज यूरिया 2 है, 300-400 स्थानों पर बढ़ता है। हो सकता है अलग अलग कंपनियों का यूरिया होता है
कोई एनएफएल का है, कोई क्रिप्को का है, कोई इफ्को का है, किसी हर दुकान की अपनी डीलरशिप है, अपनी दुकान है। कभी किसी दुकान पे उपलब्ध होता है, कभी किसी दुकान पे उपलब्ध होता है। ये मैं मानता हूं कि हर वक्त हर दुकान पे यूरिया उपलब्ध नहीं होता, और कई बार किसान गुलामे में जाके अफवाह फैलाने वाले लोग भी हमारे यहीं आसपास बैठे रहते हैं, जो यहाँ पर भी बैठे होंगे कुछ लोग, तो वो लोग जो है ऐसी जगह लाइन लगा देते हैं जहां यूरिया ना हो और उसी को सोशल मीडिया में फैलाते हैं। यूरिया डीएपी खादों की कोई कमी नहीं है, खाद हम नहीं रहने देंगे कमी, और पूरी मात्रा में खाद देंगे भरपूर किसान के लिए, और किसान को पूरी गेहूं के लिए, सरसों के लिए, आलू के लिए किसी चीज की खाद की कोई कमी नहीं है। डीएपी अपने उच्च विश्लेषण और अच्छे भौतिक गुणों के कारण लोकप्रिय तथा महत्वपूर्ण फॉस्फेटिक उर्वरक है, क्योंकि इसमें 18% नाइट्रोजन और 40% फास्फोरस होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी उर्वरक के कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण और कोविड की वजह से प्रोडक्शन में विदेशों में दिक्कत आने के कारण आयातकों और निर्यातकों निर्माताओं ने मई 2021 महीने के दौरान अपने आयात और निर्माण प्रक्रिया को रोक दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में डीएपी उर्वरक की आपूर्ति में कमी महसूस। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खाद की कमी को लेकर सरकार को घेरा। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में खाद की कमी बनी हुई है। इसके साथ ही हुड्डा ने एमएसपी को लेकर भी सरकार को घेरा। हुड्डा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मंत्री जी ने कहा और बार बार बयान भी हमने पढ़ा, जब भी ये हुआ भाई शॉर्टेज है खाद की, चाहे वो डीएपी की थी चाहे यूरिया की थी, लेकिन सरकार की तरफ से मंत्री जी का बयान आता रहा कि हम खाद की कोई कमी नहीं है हमारे। मेरा एक सवाल है, डीएपी की कमी नहीं हुई उस टाइम, तो भाई ये हमारी बहन बेटियां लाइन में क्यों लग रही थी? एमएसपी का सवाल आता है, बाजरे का सवाल आता है, एमएसपी 2200 2250 फिक्स होती है, और ये कहते हैं हम 600 जो है वो क्या भावांतर देंगे। भावांतर कहां से? भावांतर इसी वास्ते दे रहे हैं ना क्योंकि एमएसपी नहीं दे पा रहे आप। एमएसपी दे नहीं पा रहे हैं, फिर क्यों आप एमएसपी डिक्लेयर करते हो? तो किसान भावांतर भी क्या दे रहे हैं, उस टाइम का 600 देंगे। उस टाइम बाजार में भाव था मेरे ख्याल में 1500 1600 बाजरे का, 600 इन्होंने कह दिया, और उसके बाद क्या भाव बाजरा बिका? 800 900 800 900। चलिए अब बात करते हैं पंजाब की। आपको बता दें कि पंजाब के अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया के खिलाफ मोहाली में केस दर्ज हुआ है। क्या कुछ पूरा मामला है यह हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि यहां पर लगातार उनके ऊपर यहां पर इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही थी और मजीठिया की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि एआईजी बलराज सिंह की अगुवाई में डीएसपी राजेश कुमार और कुलवंत सिंह को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि मजीठिया के खिलाफ 49 पेज की एफआईआर दर्ज की गई है। इस बात पर पलटवार करते हुए पंजाब कांग्रेस ने प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू इस मुद्दे को लगातार उठा रहे थे। तो पंजाब के अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया के खिलाफ मोहाली में केस दर्ज कर लिया गया। दरअसल मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स केस को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे। इस केस को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया है और वहीं इस पूरे मामले की जांच को लेकर पंजाब सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर दी है, जिसमें एआईजी बलराज सिंह की अगुवाई में डीएसपी राजेश कुमार और कुलवंत सिंह को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि मजीठिया के खिलाफ 49 पेज की एफआईआर दर्ज की गई है। इस बात पर पलटवार करते हुए पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू इस मुद्दे को लेकर लगातार इसको उठा रहे थे। सिद्धू ने पंजाब चुनाव के लिए बेअदबी मामले के साथ इसे बड़ा मुद्दा बना रखा है। अगर मजीठिया गिरफ्तार होते हैं तो फिर कांग्रेस के भीतर सीएम चन्नी का भी सिद्धू के मुकाबले दबदबा बरकरार रहेगा।
आपको बता दें कि कैथल हरियाणा का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां पर लोगों को बिना वैक्सीन लगवाए किसी भी सरकारी कार्यालय में एंट्री करने पर रोक लगाई गई है। यह आदेश कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया द्वारा जारी किया गया है। सरकार के इस फैसले से नागरिकों में काफी रोष देखने को मिला। कई लोग अपने काम के लिए सचिवालय में आए, लेकिन टीकाकरण का प्रमाण पत्र न होने के कारण उन्हें वापस जाना पड़ा। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले कैथल में गीता जयंती महोत्सव आयोजित किया गया था, जिस बीच कोरोना से बचाव के लिए कोई भी पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए थे। मेरे को परेशानी तो ये हो रही है, इस बच्चे को दिखाना था मैंने हॉस्पिटल। मेरे को परेशानी तो ये हो रही है, इस बच्चे को दिखाना था मैंने हॉस्पिटल में। हम परसों आए थे, वो कहने लगे भी तुम मैडम नहीं है, तुम सोमवार को आना 9 साढ़े 9 बजे। हम फिर भी लेट हो गए। कार्ड का तुम्हें पता होता, इसका कार्ड ले आती। ये भिवानी से आई है, अब इसको दिखाना जरूरी है। मैं यूएस से आई हूँ, मेरा कार्ड घर पड़ा है, मैं क्या करूँ। वैक्सीनेशन के लिए हमने ये किया है कि जो कर्मचारी हमारे हैं वो वैक्सीन करा लें, क्योंकि उनकी पब्लिक डीलिंग रहती है। जो हमारे कोरोना वॉरियर रहे हैं पुलिसमैन, उनके लिए कंपलसरी था कराना। देखिए, सारे रिसर्च ये बता चुके हैं कि वैक्सीनेशन कराना सेफ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग लापरवाही में या फिर किसी भ्रांति की वजह से, डाउट है उनके मन में, तो वो वैक्सीनेशन नहीं करा रहे। इसलिए हमने पॉजिटिव मैसेज देते हुए, हम सर्विसेज किसी को मना नहीं कर रहे हैं कोई भी, लेकिन जैसे देखिए मैंने खुद भी आज भी एसपी साहब ने भी वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखा के ही एंट्री की है आज ऑफिस में। देखिए, कोविड को कंट्रोल करने में वैक्सीनेशन कितनी इफेक्टिव है इस बारे में तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। जहां तक कि ये ऐच्छिक है या सरकार इसके लिए लोगों को बाध्य कर सकती है, इस बारे में 3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात कि अभी जो है 29 नवंबर, पिछले महीने ही 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने हलफनामा दायर करके कहा है कि अभी तक जो है ये मैंडेटरी नहीं है, यानी लोगों को मजबूर नहीं किया जा सकता वैक्सीनेशन लेने के लिए। फरीदाबाद के सबसे बड़े अस्पताल बादशाह खान में मरीजों को दवाइयों के लिए बाहर भेजा जा रहा है। दरअसल अस्पताल में कभी भी दवाइयां पूरी नहीं मिलती हैं। यहां पर अपना इलाज कराने आए लोग जब दवाइयां लेने के लिए सिविल अस्पताल के स्टोर पर जाते हैं तो वहां से उनको मायूस होकर लौटना पड़ता है और ना चाहते हुए भी दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती है। हालांकि अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सविता यादव ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी दवाइयां उपलब्ध करा दी जाएंगी। क्या ये लापरवाही ज्यादा दिखा रहे हैं। दवाई का ले लो या फिर आप कोई चेकअप डॉक्टर लिख देते हैं तो सीधा कह देते हैं मशीन खराब है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे मशीन रिपेयर नहीं हो रही है। इतनी तरक्की कर ली है हिंदुस्तान ने, मगर आज भी गरीब आदमी परेशान है। किस कारण परेशान है कि ये लापरवाही कर रहे हैं काम में। मशीनें खराब है, अल्ट्रासाउंड करवाने में मशीन खराब है, एक्सरे करवाने जाओ तो मशीन खराब है। आप बाहर से करवा लो, बाहर 2-2 हजार मांगते, कोई 5-5 हजार रुपये। गरीब आदमी अगर बाहर ही चेकअप करवाने हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में आई। दवाइयाँ देखिए सारी उपलब्ध हैं। कोई इक्का दुक्का कोई दवाई जो है वो हो सकता है, क्योंकि वेयर हाउस में कुछ मेडिसिन है जो कि क्वालिटी चेक के प्रोसेस से गुजर रही हैं, तो वो भी 1-2 दिन में उपलब्ध हो जाने चाहिए। कब तक लोगों को प्रॉपर तरीके से दवाइयाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी? मेरे ख्याल में 1-2 दिन के अंदर ही ये दवाइयाँ उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन लोग काफी परेशान हैं, उनके लिए कोई वैकल्पिक उपलब्धता की कराई गई है क्या? हाँ, वैकल्पिक उपलब्ध जो दवाई है वो उपलब्ध करा दिया जाता है। और अब हमारे पास ज्यादातर दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। पहले जैसे एंटी रेबीज और ये हीमोफीलिया फैक्टर्स, ये सब भी हमारे पहले बहुत पहले नहीं अवेलेबल होते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज आर ये अवेलेबल। चलिए अब खबर हिसार जिले के हांसी से है, जहां करीब 1 साल से बंद पड़ा रामायण टोल प्लाजा की जल्द ही शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अब टोल का कार्य शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, जिस कारण से गांव के लोगों ने टोल पर धरना देना शुरू कर दिया है। ग्रामीण अब आपको बता दें कि अभी धरना देना शुरू नहीं किया है, इस बात का ऐलान किया है। ग्रामीण अब सरकार से टोल माफ करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण टोल प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं ताकि उनकी मांगों को माना जा सके। टोल जो हमारा खरडलीपुर, रामायण, डडेरी और देपड़, बगाना, मैयड़, इन गांवों का भी दोबारा टोल शुरू करने की कह रहा है जो मैनेजर है इनका बड़ा,
और उसने आज खुले तौर पर कह दिया किसी गांव का टोल माफी नहीं होगी। हम जब तक ये टोल फ्री रखेंगे, जब तक हमारे गांव को लिखित रूप में नहीं मिलेगा, हमारे जो 5-6 गांव है उनका लिखित रूप में नहीं देंगे, टोल नहीं चलने देंगे। और डीसी मैडम को भी आज ज्ञापन दे के आए यहाँ, और जो इनका जिंदल है बड़ा मैनेजर है उसको भी हम ज्ञापन दे के आए हैं, और उसने खुले तौर पर कही हर गाँव का टोल लगेगा, तो इतना हम टोल फ्री रखेंगे। वहीं कैथल के कलायत में फर्जी मेट खड़े कर यहां पर मस्टरोल निकालने, काम न देने और कैटल शेड बनाने में फर्जीवाड़ा करने को लेकर मनरेगा मजदूरों ने धरना दिया है। सैकड़ों की संख्या में मनरेगा मजदूर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। वहां पर उन्होंने एसडीएम वीरेंद्र ढुल को सीओ के नाम ज्ञापन सौंपा। मनरेगा मजदूरों ने बताया कि पिछले लंबे समय से मजदूरों के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से धोखाधड़ी की जा रही है और ग्रामीणों के बनाए जाने वाले कैटल शेड में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए। कैटल शेड का मामला हो चाहे मेट का मामला हो, हम लोगों को और आपको भी ना ज्यादा जवाबदेही तो यहाँ पे बीडीपीओ की है और उसके ऊपर सीओ की है। हम लोग यूनियन वाले तो कुछ उनको एविडेंस दे सकते हैं, तमाम आप लोग मीडिया कर्मी बता सकते हैं। आप लोग खुद देख रहे हैं कैटल शेड की भी जांच पड़ताल जो चल रही है ना, वो ठंडे बस्ते में ही चल रही है, नीचे नीचे ऊपर उस पे कोई बात नहीं हो रही। बालू के अंदर पिछले 4-5 महीने में जेसीबी से काम चल रहा था और वो निकल रहा था मस्टर रोल उसका मनरेगा का। ये है उनसे बोलो, जैसे पिछले 6 महीने से मनरेगा के अंदर ये 1 हफ्ते काम दे रहे हैं, मस्टर रोल निकलता है 16 दिन का। अब इन्होंने 6 महीने से एकदम से आधा काम कर दिया है, यानी मजदूरों के अधिकारों पे सीधा सीधा डाका है। दूसरी हमारी मांग है, आज मंगलवार है, इनका बैठने का दिन है, यहाँ पे 2 दिन बैठते हैं और उन 2 दिनों में भी ये लगातार यहाँ पे कभी बड़ी मुश्किल से आते हैं। महीने में 3 दिन बैठते होंगे, 4 दिन बैठते होंगे, इतना बड़ा ब्लॉक है। तो हमारी दूसरी मांग है कि यहाँ पे कर्मचारी जितने भी हैं वो पूरे। वहीं अंबाला में अलग अलग शहरों में यहां से आए रेलवे के 108 पॉइंट्समैन कर्मचारियों ने प्रमोशन प्रक्रिया से बाहर करने पर रेलवे विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही अपनी मांगों को लेकर अंबाला रेल मंडल के प्रबंधक को एक ज्ञापन भी सौंपा। इसके साथ ही कर्मचारियों ने रेलवे विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनका प्रमोशन नहीं किया गया तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और हमने जी डिपार्टमेंटली प्रमोटिव कोटे के तहत हमने एक फार्म अप्लाई किया था जिसमें 1900 ग्रेड और 3 साल की सर्विस मांगी गई थी, जिसमें हमने लगभग 375 के आसपास बंदों ने फार्म भरा था और एग्जाम दिया था। 108 बंदे टोटल एग्जाम में पास किए थे जी। उस दौरान हम सब एलिजिबल थे। 2 बार उससे पहले एलिजिबल नॉट एलिजिबल की लिस्ट निकली प्रशासन की तरफ से, उसमें भी हम क्वालिफाई निकल गए। लेकिन फिर एग्जाम हुआ, एग्जाम में हम टोटल 108 बंदे पास हुए जी। उसके बाद हम भर्ती प्रक्रिया में लगातार चल रहे थे, तो अब कुछ दिन पहले प्रशासन ने प्रत्येक बंदे को अलग अलग लेटर इशू जारी किया है कि आपको इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जा रहा है। तो अब हमारा क्या कसूर है जी? हमने 2 साल से लगातार तैयारी करी है, हमने इस भर्ती पर इतना फोकस रखा है जी, हम परेशान भी हुए हैं। और प्रशासन ने हमारे को जैसे काल का ट्रेनिंग वो कोचिंग के लिए भेजा था, तो वहाँ पे हमारे को टीए भी इशू करवाया गया है। तो रेल प्रशासन ने इतना नुकसान करा, जैसे 200-250 बंदों को टीए दिया वहाँ का, उनकी जगह और दूसरे बंदों ने ड्यूटियाँ की हैं स्टेशनों पे, उनको भी टीए क्लेम किया। तो इतने 70-80 लाख रुपया नुकसान करके रेल ने तो हमारे को सिर्फ 25 बंदे सेलेक्ट करे, इसमें से भर्ती में पोस्ट इसमें 95 बंदों की थी। तो हमारा क्या कसूर है? जब हमने पेपर क्वालिफाई कर दिया, हमारे में कोई कमी नहीं है, और फिर भी हमारे को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा रहा, बाहर किया जा रहा है। वहीं पटौदी से बीजेपी विधायक प्रकाश जरावता से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अमित शर्मा ने, आपको सुनाते हैं। कार्रवाई हो चाहे फिर दूसरे दिन की कार्रवाई हो, हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ये सत्र में लगातार हंगामा हो रहा है। हमने देखा पहले दिन की कार्रवाई हो चाहे फिर दूसरे दिन की कार्रवाई हो या फिर तीसरे दिन की कार्रवाई हो, लगातार सत्र में हंगामा हो रहा है। जहां विपक्ष की ओर से तमाम सवाल दागे जा रहे हैं तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से जवाब भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही तमाम ऐसे विधायक हैं जो अपने अपने इलाके की जो समस्या हैं, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की जो समस्या हैं, उनको भी सदन में जोर शोर से उठा रहे हैं। और उन्हीं में से एक विधायक हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं
गुरुग्राम के पटौदी विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रकाश जरावता जी की हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, हर खबर हरियाणा पर। शुक्रिया जी। यही हम आपसे जानना चाहेंगे सर, हमने देखा कि किस तरीके से आप बड़े जोर शोर से सदन के अंदर अपनी बात को रख रहे हैं, तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपने उठाने की कोशिश की है? और क्योंकि अभी एक दिन का और सत्र अगर समय आपको मिला, हालांकि क्योंकि जैसे आप अभी बता भी रहे थे कि 3 मिनट का समय होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हम बात रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो भी चुना हुआ नुमाइंदा होता है, प्रत्येक चुने हुए नुमाइंदा अपने अपनी जगह जहां उसका स्थान होता है वहां अपनी आवाज उठाने का अवसर तलाश करता रहता है। और बतौर विधायक पटौदी क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो निश्चित तौर पर मैं भी जनप्रतिनिधि के नाते इस दाव में रहता हूं कि कब मुझे विधानसभा में अपने क्षेत्र की आवाज उठाने का मौका मिले। बिल्कुल, हम ये भी जानना चाहेंगे सर कि पटौदी विधानसभा क्षेत्र में जो समस्या हैं, कुछ आपकी डिमांड भी थी जो सरकार से आपने की है, और हमने देखा कि किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री अनिल विज की ओर से, जो शहरी निकाय मंत्री भी उनकी ओर से उसका जवाब दिया गया और उन्होंने कहा कि आपकी जो मांग है, आपकी जो डिमांड है, उसको पूरा किया जाएगा। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, कल मेरा प्रश्न लगा हुआ था पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित कि बिलासपुर चौक फ्लाईओवर और पचगांव के अंदर फुटओवर ब्रिज, मानेसर में एलिवेटेड फ्लाईओवर और अपने राठीवास भुड़का में फ्लाईओवर, तो उसके बारे में कल माननीय डिप्टी सीएम साहब ने हमें कहा कि बिलासपुर चौक का फ्लाईओवर बहुत जल्दी इसका शुरुआत नेशनल हाईवे द्वारा की जाएगी। और मैंने आपत्ति उस बात की दर्ज की है कि राठीवास भुड़का में फुटओवर ब्रिज की जगह फ्लाईओवर होना चाहिए, तो माननीय डिप्टी सीएम ने कहा कि आप लिख के भेजिए, हम उसमें फ्लाईओवर बनवाएंगे। इसी तरह पचगांव में कई गांव, 20 गांव हैं जो आपस में क्रॉस करते हैं रोड नेशनल हाईवे को, तो वहां भी हमें फुटओवर ब्रिज चाहिए। तो उसके लिए भी माननीय डिप्टी सीएम साहब ने कल सकारात्मक रूप कहा है कि आप लिख के भेजिए और हम बनवाएंगे जितनी भी आवश्यकता है। और इसी तरह आज हमारे स्थानीय स्वशासन शहरी मंत्री माननीय श्री अनिल विज जी से मेरा प्रश्न था विधानसभा में कि पटौदी हेली मंडी 2 नगर पालिका है और कुछ गांव उनमें मिले हुए हैं, क्या उनको मिलाकर कोई नगर परिषद बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है? मैं इस पे काफी दिन से काम कर रहा था, तो माननीय मंत्री अनिल विज जी ने आज विधानसभा में हमें विश्वास दिलाया है कि हम इस पर काम चल रहा है और पटौदी को जल्दी ही नगर परिषद बनाएंगे। निश्चित तौर पर आज पूरे हरियाणा प्रदेश का युवा हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के ऊपर पूरा भरोसा करता है। 80,000 नौकरी बिना भेदभाव के, बिना पर्ची खर्ची के हमने दी है। जो गलत करते हैं उनको पकड़ा जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस पार्टी की सरकार हो और वो अपने दफ्तरों पर छापे मरवाए, क्योंकि हमने दृढ़ प्रतिज्ञा है माननीय मुख्यमंत्री जी की, चाहे कोई नेता हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो गलत करेगा वो पकड़ा जाएगा, किसी को हम नहीं बख्श रहे। बहुत शुक्रिया आपका हर खबर हरियाणा से बात करने के लिए सर। शुक्रिया, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ प्रकाश जरावता जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए, मैं अपने इलाके की जो समस्या है उनको इसी तरीके से विधानसभा में उठाता रहूंगा। रही बात कांग्रेस की ओर से, इनेलो की ओर से, या जो विपक्षी दल हैं हमारे, उनकी ओर से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसका सरकार माकूल जवाब दे रही है। आने वाले समय में भी इसका इसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। और हमारी सरकार में जिस तरीके से पहले पर्ची और खर्ची का खेल चलता था उसको समाप्त किया है, और यही लोग इनको पचा नहीं पा रहे, यानी कि कांग्रेस को या इनेलो को यही दिक्कत हो रही है, क्योंकि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। चलिए, मेरा गांव मेरा देश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।